दोस्तों नमस्कार। आजकल देश में सुप्रीम कोर्ट और जजेस को लेकर काफी चर्चा है। होली के समय हमने देखा कि जज के यहाँ पे नोटों के जलने की खबर आई, बंडल के बंडल नोट जले, भ्रष्टाचार और जुडिशरी के बीच में एक लिंक जोड़ा गया। उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए आदेश जारी किए, उसको लेके बवाल हुआ। और फिर वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से बहस हुई और जिस तरह से समाज में उसकी प्रतिक्रिया हुई, कहीं ना कहीं समाज में अब इस बात को लेकर काफी चिंता है कि जजेस को लेकर अकाउंटेबिलिटी कैसे तय की जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कानून और संविधान से ऊपर हैं? समाज में ये सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जुडिशरी सिर्फ भारत में नहीं है, जुडिशरी पूरी दुनिया में है। चाहे वो डेमोक्रेसी हो, ऑटोक्रेसी हो, मोनार्की हो, हर जगह जुडिशरी है। तो क्या पूरी दुनिया में जुडिशरी के लिए कोई कानून नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है? क्या वहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है? सब कुछ है। तो वहां पे लोगों ने अपनी जुडिशरी पे कैसे विश्वास कायम किया और भारत में जुडिशरी को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। करीब 8 पॉइंट हैं। आपके लिए मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि पूरी दुनिया में जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या तरीके हैं। करीब 8 पॉइंट हैं। इन चीजों को आप पूरा देखिए कि वो 8 पॉइंट क्या हैं। भारत में जुडिशरी किन 8 पॉइंटों में से किन पॉइंटों को अपना रही है, कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनमें सुधार की जरूरत है ताकि जुडिशरी के ऊपर जनता का भरोसा बरकरार रहे और इस देश में न्याय प्रणाली को हम ज्यादा रिस्पेक्ट दे सके। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जुडिशरी को लेकर कई सवाल उठने शुरू हुए हैं, जो भारत जैसी डेमोक्रेसी के लिए जहां इतनी विविधताएं हैं, वो अच्छी बात नहीं है। जिसे कहा जाता है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। चाहे आपने गलती की या नहीं की, लेकिन समाज में जिस तरह से जुडिशरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये सुखद अनुभव नहीं है। इसीलिए आज की चर्चा इसी मुद्दे पे होगी। पूरा देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि जब पूरी दुनिया में जुडिशरी है, तो जो एक्सपीरियंस हम बात कर रहे हैं जुडिशरी को लेकर, वो क्या है? वो इस बात को तय करता है कि जुडिशरी का पहला जो सबसे बड़ा तरीका है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है। हमारे यहाँ पे एक कोलिजियम है और उसके माध्यम से जज ही जजेस को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन दुनिया इस बात को सही नहीं मानती है। उनका ये कहना है कि जब जुडिशरी पूरे समाज की है, तो समाज के हर तबके को कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करना चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे। नहीं तो बहुत तरह के एलिगेशंस लगते हैं और यही हिंदुस्तान में हो रहा है। वाई? बिकॉज ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्यों जरूरी है? कोलिजियम ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जजेस है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो पहले मुद्दे पे ही भारत के अंदर जो जुडिशरी अपॉइंटमेंट है, वो क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। बिकॉज ट्रांसपेरेंसी एंश्योर्स पब्लिक ट्रस्ट एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। तो जिनको आपने कॉलेजियम में सेलेक्ट किया, उनका मेरिट शेड्यूल कैसे चेक किया गया? 5 लोगों ने किया या उसका कोई पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है? कौन मेंटेन करता है, कैसे करता है? जैसे यूपीएससी का हमारे यहाँ सिस्टम है मेरिट बेस्ड, डिफेंस सर्विसेज में है, रेलवे सर्विसेज में है, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, सबका एक प्रॉपर सिस्टम है। जुडिशरी में क्यों नहीं है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और कैसे ये बनाया जाता है? यूज बाई पार्टीशन और मल्टी पार्टी कमेटीज। अब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार डिसाइड करेगी। यूपीएससी में भारत सरकार डिसाइड नहीं करती, मतलब कि रूलिंग पार्टी से मेरा मतलब है। कौन डिसाइड करता है कि आईएएस ऑफिसर कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा, डिफेंस का ऑफिसर कौन बनेगा? इसका एक वेल लेड आउट क्राइटेरिया है, प्रोसेस है। इसीलिए वो संस्थाएं मजबूत है और चलती रहती है। करप्शन के एलिगेशन हर जगह लगते हैं, क्योंकि इंसानी फितरत है, लालच और उल्टे सीधे काम करना लोग करते हैं। लेकिन कम से कम एक सिस्टम है। आज भी चाहे हम कितनी भी बुराई करें,
यूपीएससी एग्जाम्स के लिए सैकड़ों लाखों बच्चे तैयारी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक क्रेडिबल सिस्टम है। इसीलिए इस बात को समझना होगा और भारत में भी एक मल्टी पार्टी कमेटी बन सकती है जो जजेस की अपॉइंटमेंट करे। इट इन्वॉल्व जुडिशियरी, मतलब जुडिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। जब जो संविधान है उसमें 3 ब्रांचेस हैं, तीनों के नुमाइंदे लेके 2-2 लोग सबसे लेकर अगर 6 लोगों की एक कमेटी बन जाए और वो जजेस अपॉइंट करें तो क्या ये उचित नहीं होगा? इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस बात को हमें समझना होगा। मेक द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन पब्लिक। अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है ये किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये है कि तीनों पैरामीटर पे जो कोलेजियम सिस्टम है वो फेल हो रहा है। और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन प्रपोज्ड इन इंडिया, इसको दुनिया ने सही कदम माना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया की जुडिशरी ने कहा ये एक सही कदम था। और सीनेट हियरिंग इन द यूएस, वहां पे भी यही है कि अगर प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करते हैं तो प्रेसिडेंट के बाद उसकी पूरी पेशी होती है सीनेट में, सवाल जवाब होते हैं, कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है, उसके बाद वोटिंग होती है और अप्रूवल होता है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी इनकॉम्पिटेंट आदमी को उस पद तक नहीं ले जा सकते। यह बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या भारत में ऐसा हो रहा है? ये अपने आप बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरा है टेन्योर को लेकर। इसको लेकर बहुत क्लैरिटी है भारत में। एक रिटायरमेंट एज है 65 साल, तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाइफ टाइम टेन्योर ये अमेरिका में होता है। एंश्योर्स इंडिपेंडेंस बट रिड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी। एक बार अगर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बन जाता है, जब तक वो खुद ना चाहे रिटायर होना वो नहीं हो सकता। मतलब अगर वो एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो लाइफ लॉन्ग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि साहब इसमें इंडिपेंडेंस तो है, क्योंकि अब उसको कोई हटा तो सकता नहीं, जो सही है वो करेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती क्योंकि वो जो चाहे मनमर्जी करे, हटा आप सकते नहीं, क्वेश्चन मार्क आप लगा नहीं सकते, तो वो खतरा है। इसलिए उन्होंने कहा कि लाइफ लॉन्ग की ना करके फिक्स टर्म 5 या 10 साल का आप कर दीजिए, ताकि वो वहां पे काम करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में, और स्टैगर्ड अपॉइंटमेंट हो। ये नहीं कि एक ही टेन्योर में आपने अगर 10 जज चाहिए तो 10 के 10 आपने एक ही बार अपॉइंट कर दिए। स्टैगरिंग करने से ये होगा कि हर साल 3-3 अगर जब आप अपॉइंट कर रहे हैं, 3 या 4 या 5, तो जो रोटेशन में होता है, तो जो भी सरकार उस समय सत्ता में होती है और जो भी पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम देश में बना होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी वहां रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो जैसा पहले कहा कि आप सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करिए। एक क्लोज डोर मीटिंग का जो तरीका है, जो नॉन ट्रांसपेरेंट है, वो उचित नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, रोबस्ट जुडिशियल एथिकल एंड कंडक्ट मैकेनिज्म, ये होना जरूरी है, बिकॉज इट होल्ड्स जजेस अकाउंटेबल फॉर देयर बिहेवियर विदाउट अंडरमाइनिंग डिसीजंस। अब सवाल इस बात का है कि जिन जज साहब के घर में नोट मिले, आग लगी हुई, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? उन पे एफआईआर दर्ज हुई? अभी वो कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी कौन कर रहा है? यहां पे भी कैसे होगी वो? अगर अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट जुडिशियल कंडक्ट कमीशन, क्या हिंदुस्तान में है? नहीं है। यहां पे भी जुडिशरी फेल है, क्योंकि जजेस की इन्वेस्टिगेशन वही जजेस करेंगे जो उसी बिरादरी से आते हैं। क्यों जजेस को किसी और डिपार्टमेंट पे भरोसा क्यों नहीं? ये अपने आप में जो इनब्रीडिंग प्रॉब्लम है, इससे सवाल उठने वाजिब है और दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ये नॉन ट्रांसपेरेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये माना जाता है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप इंटरनल इंक्वायरी करेंगे तब तक उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे जजेस की बात कर रहे हैं, और जजेस अगर अपने आप को कवर अप कर रहे हैं और क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन आ रहा है क्रेडिबिलिटी पे, तो फिर रेस्पेक्ट भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अलाउ द पब्लिक कंप्लेंट्स एंड इंटरनल रिव्यूज। पब्लिक कंप्लेंट, क्या कोई हमारे यहाँ सिस्टम है जो जजेस के खिलाफ शिकायत कर सके? क्या ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम है? अगर ऐसा है तो क्या इस तरह का कोई इंटरनल रिव्यू है कि किस जज के खिलाफ, कौन से हाई कोर्ट के किस जज के खिलाफ कितनी शिकायतें आई? क्या इस तरह का कोई सिस्टम है हिंदुस्तान में? अगर नहीं है तो क्या बनाना नहीं चाहिए, जब पूरी दुनिया ने इस तरह के तरीके अपना रखे हैं? और फिर पब्लिश एनुअल एथिक्स रिपोर्ट।
क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी एथिक्स रिपोर्ट देंगे कि साहब उन्होंने उनके, ये तो कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट में आना चाहिए कि एक जज के यहाँ पे नोटों के बंडल मिले, आग लग रही थी उनमें। क्या ये कहीं डॉक्यूमेंटेशन में आएगा या एक कवर अप हो जाएगा? अखबार की हेडलाइन के अलावा क्या किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट और जुडिशरी के अपने रिकॉर्ड्स में कहीं एज ए एनुअल रिपोर्ट एथिकल कमेटी की रिपोर्ट्स में आएंगी ये बातें? अगर नहीं तो ये कवर अप अटेम्प्ट माना जाएगा। चौथा आइटम, पब्लिक एक्सेस एंड ट्रांसपेरेंसी। वाई ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स लेजिटिमेसी एंड अलाउड्स स्क्रूटनी। हम खुद बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की और ये बहुत जरूरी है। तो जुडिशरी को क्या करना चाहिए, जो आजकल होना शुरू हो गया है, लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट हियरिंग। अब लाइव स्ट्रीमिंग हो गई, जनता देखती है कि कोर्ट रूम में क्या हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जो सीनियर वकील, जो बहुत रेस्पेक्टेड वकील थे, अब वो ये कह के परेशान हो रहे हैं कि साहब हमारी क्रेडिबिलिटी खतरे में है, लोग हमको बहुत उल्टी सीधी गालियां देते हैं या अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पे। अब सवाल इस बात का है कि अब जनता सब देख रही है, आप किसको कन्विंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या तथ्य हैं, जजेस के क्या कमेंट्स हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या है, आपस में वार्तालाप क्या है, सब कुछ वाइड ओपन पब्लिक डोमेन में है। ये बहुत अच्छी बात है। पब्लिश डिटेल्ड रीजन जजमेंट, ये भी हो रहा है भारत में। और फिर शेयर कोर्ट शेड्यूल्स एंड केस स्टेटस ऑनलाइन, ये भी हो रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि पब्लिक एक्सेस एंड ट्रांसपेरेंसी के मामले में यहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कम से कम अच्छा स्कोरिंग कर रहा है और दुनिया के बहुत सारे कोर्ट से अच्छा कर रहा है। इम्पीचमेंट और रिमूवल प्रोसेस, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लास्ट रिसोर्ट फॉर एक्सट्रीम मिसकंडक्ट। अब बहुत मुश्किल हो जाता है, जो प्रोसेस बनाए जाते हैं इम्पीचमेंट के, ये अपने आप में वर्चुअली इम्पॉसिबल है। इसीलिए अगर आप प्रोसेस शुरू भी करते हैं तो ये कंक्लूड होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कीप द प्रोसेस डेलिबरेट, ट्रांसपेरेंट, बाईपार्टीसन एंड अवॉइड मिसयूज थ्रू द क्लियर डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट। पहली बात तो ये टेक्निकल पैरामीटर्स है कि मिसकंडक्ट आप किसको कहोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि साहब पार्लियामेंट में जाएगा, पहले रिकमेंडेशन होगा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पार्लियामेंट को कहेंगे कि इनको इम्पीच करना है, फिर उस पर वोटिंग होगी, वोटिंग भी ऑलमोस्ट 75% के आसपास। कहने का मतलब है कि वर्चुअली इम्पॉसिबल प्रोसेस है। फिर बात आती है रेगुलर परफॉर्मेंस ऑडिट की, विच इज नॉन इंटरफियरिंग, मीन्स एंश्योर्स इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब कितने केसेस पेंडिंग है, क्या हुआ, कैसे हुआ, हालांकि इस पर बहुत चर्चा हो रही है सरकार और जुडिशरी के बीच में, लेकिन पेंडेंसी इतना ज्यादा है कि उसको लेकर सवाल बने रहते हैं। इसीलिए केस पेंडेंसी, क्लियरेंस रेट एंड प्रोसीजरल डिले क्यों हो रहे हैं, जिसको जुडिशियल रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। भारत सरकार कानून बदलने का प्रयास कर रही है, अलग अलग लोक अदालतें और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि ये इशू को एड्रेस किया जा सके। और फिर कंडक्ट बाय इंडिपेंडेंट कोर्ट मैनेजमेंट बॉडीज, नॉट पॉलिटिकल। ये बात भी सही है कि अगर परफॉर्मेंस ऑडिट की हम बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग से बॉडी होनी चाहिए जो इस पूरे मुद्दे को देखे। अब एक और सवाल आता है, वो है डिसेंट एंड इंटरनल डेलिब्रेशन एनकरेजेस डिबेट, लिमिट जुडिशियल ओवररीच। अब उदाहरण के लिए कि गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट के ऊपर आपने जो लिमिटेशंस लगाई है टाइम की, ये 2 जजेस ने लगाई। क्या इस पे वाइडर इंटरनल कंसल्टेशन हुआ? सवाल इस बात का है। अगर वाइडर इंटरनल कंसल्टेशन होता तो शायद ये मुद्दे के कोई और अच्छे इफेक्टिव रास्ते बन सकते थे, ना कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह के जो सेंसिटिव मुद्दे हैं किसी और बेंच के पास भी अगर हैं, तो क्या उसका इंटरनल डेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए था? क्या बाकी, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई भी इंटरप्रिटेशन होगा तो 5 जजेस होने चाहिए। टाइम लिमिट होगी या नहीं होगी और कितनी होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है। 2 जजेस ने कैसे किया? 5 को करना चाहिए। अगर 5 ने किया होता तो मेरे को लगता है कि कोई ना कोई और ज्यादा क्रिएटिव वे निकल जाता कि गवर्नर्स को कैसे कंपेल किया जाए कि वो टाइमली रिस्पॉन्स दें। और अगर वो टाइमली रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो देन कैन वी कंसिडर मैटर विल बी एस्केलेटेड टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट साहब पूछेंगे कि आपके पास कितने बिल पेंडिंग हैं और क्यों हैं, और उसके ऊपर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट ऑफिस से कोई ना कोई डायरेक्शन जा सकता था।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए पूरा विवाद हो गया। Encourages debate and limits judicial overreach, promote a culture where dissent opinions are respected। आज बहुत सारे मीडिया चैनल्स में लोग जुडिशरी के जो जजमेंट्स हैं या जो कंडक्ट होते हैं उनको लेकर चर्चा नहीं करते। आपका याद होगा कि एक बार जब लंदन में इसी तरह का एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट आया था, तो जो लोकल अखबार था उसने हेडलाइन पे लिख दिया जजेस को लेकर, टॉप फ्रंट कवर पे कि यू आर इडियट्स, और उसके बाद भी जजेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये कह के ये उनकी ओपिनियन है। हमने अपने हिसाब से काम किया है, जनता को जो ओपिनियन बनानी है बनाए, हमने फैक्ट्स के आधार पे डिसीजन लिया है। पीपल मे नॉट लाइक इट, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिसेंट ओपिनियन को रेस्पेक्ट किया गया। वहां पे ये खतरा नहीं है कि अगर हम मान लीजिए जजेस के ऊपर कुछ लिखते हैं तो आप कंटेम्प्ट ऑर्डर इशू करेंगे। जैसे सोशल मीडिया पे जब जजेस और जुडिशरी को लेके कमेंट्स होते थे तो बीच में कुछ जजेस ने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि वो जुडिशरी में इंटरफियरेंस कर रहे हैं। इंटरफियरेंस तो आदमी तब महसूस करता है जब वो खुद बायस होता है। मुझे लगता है कि अगर आप तथ्यों पे और एविडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं तो कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कर रहे हैं, वहां सब्जेक्टिविटी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और फिर एंश्योर्स कोलेजियलिटी एंड पीयर रिव्यू अमंग जजेस। अगर इस तरह के कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स जो आ रहे हैं, अगर इनका पीयर रिव्यू किया होता तो मुझे लगता है ये समस्या नहीं होती। और फिर आठवां और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि civic education and media literacy. An informed public helps keep courts in check through democratic discourse. हमारा भी ये प्रयास है, ये जो चैनल हमने शुरू किया है लीगल गाइड्स, इसमें जितने भी सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं हम उसका एनालिसिस करेंगे, आपको सिंपल भाषा तक पहुंचाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये आपकी डेली लाइफ में किस तरह से असर डाल सकता है। हम हर एक जजमेंट को नहीं एनालाइज कर पाएंगे, टाइम की लिमिटेशन है, रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, लेकिन जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के हैं उसको हम जरूर एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लिटरेसी बहुत जरूरी है। जब तक आप जानेंगे ही नहीं तो किसी पे भी आप दबाव नहीं बना सकते। इसीलिए आपको अपने अधिकार और अपने कर्तव्य जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या समाज में हो। ये कैसे किया जा सकता है? बहुत सिंपल है। एनकरेज मीडिया टू रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कोर्ट मैटर्स। बहुत सारे मीडिया में आजकल चर्चा जरूर होती है, लेकिन चर्चा जैसे ही शुरू होती है वो पॉलिटिकल कलर ले लेती है, फॉर और अगेंस्ट में बहस शुरू हो जाती है, जबकि जो फैक्ट उसमें लिखे गए हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होती। ये दुख की बात है। एंड इंक्लूड जुडिशियल प्रोसेस इन सिविक एजुकेशन करिकुलम्स। मुझे लगता है कि बच्चों को हाई स्कूल के अंदर 8th 9th या मिडिल स्कूल के अंदर कम से कम ये पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान में जुडिशरी कैसे काम करती है, क्योंकि ये उनको हेल्प करेगा जब वो आगे चल के अपनी जिंदगी बनाना चाहेंगे। अब समरी में हम ये कह सकते हैं कि टू बैलेंस इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट्स मस्ट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। ये बात तो सही है, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट थ्रू पार्लियामेंट, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क होता है। अगर ये बात अलग है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उस संवैधानिक संस्था के अंदर आके सत्ता में काबिज होती है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर आप उसी में ही ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया रखते हैं, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, उसमें ही अगर मल्टी पार्टी के लोग हैं, आप प्री डिफाइंड काम कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें समझना होगा कि वी हैव टू लर्न टू ट्रस्ट। अगर जुडिशरी को लगता है कि वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि फिर जुडिशरी के ऊपर भी लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रस्ट शुड बी अर्न्ड, यू कैन नॉट डिमांड। ये म्यूचुअल होता है। एंड येट सब्जेक्ट टू बी फेयर ओवरसाइट एंड पब्लिक स्क्रूटनी। पब्लिक स्क्रूटनी में आना चाहिए। लोगों को बताएं तो सही कि जिस जज के यहाँ पे नोट्स चल रहे थे अभी तक वो कार्रवाई कहाँ पहुंची, उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्या करने का विचार है, ये पूरी कार्रवाई कब तक खत्म होगी? क्या पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं है? आफ्टर ऑल उसी जुडिशरी से तो उम्मीद कर रहे हैं न्याय की, और जब वो कहें कि नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे, तो कैसे उम्मीद करें कि वहां पे फेयर और ट्रांसपेरेंट काम होगा या न्याय मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इसीलिए
हमें इस बात को समझना होगा कि जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट एनफ टू प्रोटेक्ट राइट्स। वो आम आदमी और देश के हित में काम करे, इतनी तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एंड अकाउंटेबल एनफ टू नॉट बिकम द थ्रेट, इतनी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप में एक अलग फोर्स ना हो जाए। एंड इट वाज डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट, मतलब दूसरों के ऊपर आप हावी हो रहे हो और आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा पावर सेंटर बन जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ एक्टिविटीज में फिट नहीं बैठेगा। और फिर वही होगा कि जो तीनों पिलर हैं, जो सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात कर रहे हैं, उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होगा। इससे पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होगा, लोगों का भरोसा कम होगा, देश में अराजकता बढ़ेगी। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जिसकी हमने चर्चा करी, और उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। तो 8 मुद्दे हैं जिस पे आप किसी भी कंट्री की जुडिशरी को टेस्ट कर सकते हैं, और ये ग्लोबल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे नहीं लगता आपको कहीं और सुनने या समझने को मिलेंगे, इसलिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।